18वीं और 19वीं सदी हिंदुस्तान के लिए और ख़ास तौर से दिल्ली के लिए बहुत उथल पुथल की सदी थी। ये वक्त ऐसा था जब पुरानी कदरें बहुत तेज़ी से टूट रही थी और यहीं पैदा होता है एक शायर जिसे हम मीर तकी मीर के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं कि मीर तकी मीर ने अपने बारे में बहुत रोना रोया है, लेकिन एक शायर जो अपने बारे में खाली रोना रोए उसको बाबाए उर्दू या खुदाए सुखन ये खिताबात नहीं मिल सकते। तो मीर कहीं ज़्यादा बड़ा है ऐसे किसी शायर से जो अपने वक्त का खाली रोना रोए। मीर के यहाँ इश्क है, मीर के यहाँ प्रोटेस्ट है, मीर के यहाँ उस बिगड़ते हुए निज़ाम की मजम्मत है जिसने हिंदुस्तान को झिंझोड़ के रख दिया था। मीर तकी मीर जब दिल्ली का मरसिया कहते हैं तो इस मोहब्बत के साथ कहते हैं कि दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्वर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। और फिर जब वो हिजरत करके लखनऊ पहुंचते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि क्या बोदो बाश पूछो पूरब के साकिनों, और आखिरी लाइनें हैं हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। ये मोहब्बत है उनकी दिल्ली के साथ, लेकिन यही मोहब्बत उर्दू और शायरी के साथ है। एक रिवायत उनके बारे में कही जाती है कि कोई शायर थे और वो बहुत पीछे पड़े रहे उनके कि वो मीर साहब उनके उस्ताद बन जाएं, और फिर वो मीर साहब से मिलने के लिए दिल्ली आ गए। तो मीर साहब जिन्होंने उनको जवाब नहीं दिया था उनके ख़तों का, कहने लगे भाई उर्दू में आपकी शायरी बस की नहीं है, किसी आसान ज़बान जैसे फ़ारसी वगैरह में आप शायरी कर लिया कीजिए। तो ये मोहब्बत उर्दू ज़बान के साथ ऐसी है जो मीर और उर्दू को दोनों को अलग करके देखी नहीं जा सकती। मीर की ज़बान अगर देखें जो इस वक्त इस्तेमाल की उन्होंने, वो मुश्किल हुई है, फ़ारसी ज़दा भी है, लेकिन उसमें ऐसा भी है बहुत कुछ जो आज का लगता है। चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारां हैं, पात थरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादो बारां हैं। ये ऐसा लगता है जैसे आज की शायरी हो, जैसे आज किसी ने एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नज़्म लिखी हो। और इसी चीज़ को मीर एक जगह और कहते हैं जो बिल्कुल आज का शेर लगता है, मुश्किल ज़बान में है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जो आज की डिबेट है पूरी एनवायरनमेंट की, उसके ऊपर मीर लिख रहे हो। कहते हैं कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। आज की जो हमारी समझ है कॉस्मॉस की, वो ये कहती है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ रखती है, और अगर हम कहीं किसी दुनिया के या कॉस्मॉस के किसी एक हिस्से में कुछ करते हैं तो उसका असर पूरे कॉस्मॉस पे, पूरी दुनिया पे, पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। ये है बड़े शायर और बड़े दिमाग की बात। मीर जो मरसिया दिल्ली का और उस वक्त का पढ़ रहे हैं, उसमें लगातार हमको उनकी एक ख़ास चीज़ दिखाई देती है कि वो गोर या कब्र के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। गोर किस तिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है, ये एक तरफ है। और इसी मजमून में वो लिख रहे हैं, कल रात पाँव कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो अस्तखान शिकस्ता से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कभू कसू कसरे पुरगुरूर था। ये जो शिकस्ता हाल है, जो ये इमेजरी है, कबर, बगोला, नातवा, ये मीर के यहाँ बार बार हमको दिखाई देते हैं। और इसकी वजह उनका अपना दौर है जिसकी वो लगातार अक्कासी कर रहे थे। मीर इतना बड़ा शायर होता है कि गालिब जिन्होंने कभी किसी को बड़ा नहीं माना,
وہ میر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. غالب کو یہ بات ماننی پڑی کہ میر ان سے بڑے شاعر تھے شاید جو ان سے پہلے گزرے. حالانکہ بہت سارے ہمارے دوستوں کو اس پر مت بھید ہوگا, اس پر اتفاق رائے نہیں ہوگی کہ دونوں میں سے کون سا بڑا ہے, لیکن یہ سوال ہی اپنے اندر غلط ہے کہ دونوں شاعروں میں سے کون سا بڑا شاعر ہے. میر اپنی جگہ بہت بڑے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو, اردو ادب کو ایک نیا موڑ دیا, اور اسی طرح غالب ایک بہت بڑے شاعر ہیں جنہوں نے اردو ادب کو ایک نیا موڑ دیا. آئیے ہم اس بڑے شاعر کو, ایک عظیم شاعر کو یاد کرتے ہیں ایک بار اس کے یوم وفات پر.